फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों केमिस्ट्री हब में। मैं हूं प्रोफेसर अर्णव। तो बच्चों, इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं हमने उसमें क्या देखा है, उसमें हम लोगों ने देखा है व्हाट इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये हमने देखा है। उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा है, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास जो है वो भी हमने देखा है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं बच्चों मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अब इस मोल कॉन्सेप्ट की बात करने के पहले हमें कुछ बेसिक चीजें देखनी होगी। हालांकि वो हमें पहले देख लेनी चाहिए थी, बट फिर से मैं आपको एक बार वो रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए, याद कीजिए, जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव लेते हैं। किसका रिलेटिव लेते हैं? C12, कार्बन 12 का, ठीक है, कार्बन 12 का लेते हैं। अब कार्बन 12 का क्यों लेते हैं? या फिर मैं आपको एक क्वेश्चन ये पूछूं कि आपका जो वेट है, सॉरी आपका जो मास है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 40, 50 जो भी किलोग्राम है। मैं अपने मास की बात करूंगा तो मेरा भी जो 50, 55, 60 जो किलोग्राम है। अब ये किलोग्राम कहां से आया, आप सोचिए दोस्तों। किलोग्राम क्या है? एक रिलेटिव मास ले रहे हैं। हमें कैसे पता है कि अगर ये 1 किलोग्राम है, हम मार्केट में जाते हैं सब्जी लेते हैं तो 1 किलो अगर आलू या 1 किलो बैंगन लेते हैं तो 1 किलो कैसे है, वो रिलेटिव मास है। इस दुनिया में हम जो कुछ भी जो वेट्स मेजरमेंट ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे रिलेटिव है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। ये जो हम लोग बात करते हैं दोस्तों 1 किलोग्राम की, वो 1 किलोग्राम है कैसे, कहां से आया, ठीक है ना। जब आपको कोई दुकानदार 1 किलो तौल कर देता है तो 1 किलो का बांट वो इधर रखेगा और इधर आप जो भी चीज है उसको मेजर करके या फिर वे करके देगा, तो वह रिलेटिव मास हुआ ना, एब्सोल्यूट कहाँ हुआ। इवन जो आपका 1 किलो का बाट है वो भी ऐसा है कि लंदन के एक म्यूजियम में प्लैटिनम का 1 किलो का बाट साइंटिस्ट लोगों ने रखा और उसका जो इक्वल जो आयरन का जो 1 किलो का बाट है वो बनाया और सारे दुनिया में फैला दिया। मतलब क्या है, ये जो हम 1 किलो, आधा किलो जो भी बोलते हैं, ये भी कैसे रिलेटिव मास है ना, वो भी कहाँ परफेक्ट हुआ। मतलब अगर वो जो प्लैटिनम का बांट है, अगर वो 1 किलो ज्यादा अगर बड़ा उसको हम 1 किलो मानते तो वही आज होता। 2 किलो का लेकर इतना बड़ा, इससे बड़ा अगर लेते हेवी वेटेड और 2 किलो को 1 किलो बता देते तो वही रिलेटिव चलता। तो ये रिलेटिव मास है। अब अगर ये रिलेटिव है तो जब पहले के वक्त में इन द प्रीवियस टाइम जब बात आए कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है या एटम्स है, तो साइंटिस्ट के सामने, केमिस्ट के सामने एक क्वेश्चन था कि किस तरीके से एक एटम को क्या किया जाए, एक एटम के रिलेटिव मास को लेकर बाकी के जो है मासेस कैलकुलेट किए जाए। मतलब इतने बड़े क्लास में, एटॉमिक क्लास में, एटम एलिमेंट के क्लास में किसी एक एटम को क्या करना, कैप्टन बनाना। अब दोस्तों उन्होंने रिलेटिव मास कैसे लिया, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए आपका क्लास है, आपके क्लास में किसी को कैप्टन बनाना है, आपकी क्लास टीचर को, आपकी मैम को क्या करना है, किसी बच्चे को आप उसको क्लास लीडर बनाना है, फिर कैप्टन बनाना है। तो कैसे बनाओगे? अरे गरे किसी को भी बना देते हैं? नहीं बनाते। सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है कि एटलीस्ट वो रेगुलर क्लास में है। अगर कोई बच्चा हफ्ते में 2 या 3 दिन आ रहा है, क्या आप उसको कैप्टन बनाना चाहोगे? आप एग्री होगे? मैम चाहेगी तो भी बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, मैम ही नहीं बनाएगी। तो क्या होना चाहिए, वो बच्चा क्लास में रेगुलर आना चाहिए। तो कैप्टन के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि वो रेगुलर आना चाहिए। मतलब वो क्या होना चाहिए, उसका अटेंडेंस रेगुलर होना चाहिए, उसका अटेंडेंस अच्छा होना चाहिए। तो हम इन दिस केस क्या कहेंगे, ऐसा हम लोग रिलेटिव मास के लिए ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एटम चूज करेंगे कि जिसका अटेंडेंस, मतलब जिसका एबंडेंस ज्यादा होना चाहिए। जिसका क्या होना चाहिए, जिसका एबंडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब सेकंड बात हम लोग ये करते हैं कि चलो एबंडेंस की बात तो हो गई। अब वो मान के चलो रेगुलर तो आता है वो लड़का, वो बच्चा, बट वो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता। कोई भी जो क्लास में काम है, कोई वर्क है, उसमें पार्टिसिपेट या किसी प्रोग्राम में नहीं करता है। मतलब बहुत क्या है, वो लीस्ट रिएक्टिव है। मतलब वो लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिविटी है। अगर उसकी रिएक्टिविटी कम है दोस्तों, तो क्या उसको भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं। तो कैप्टन या फिर क्लास लीडर कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो लीस्ट रिएक्टिव जैसे कि हीलियम है या फिर नियॉन है, इन लोग बहुत लेस रिएक्टिव है, तो इसको भी हम लोग कैप्टन नहीं बना सकते पीरियोडिक टेबल में, या जो भी एटम्स अवेलेबल है। चलिए हम बात कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी। मान के चलिए कि वो बच्चा बहुत ज्यादा रिएक्टिव, इतना रिएक्टिव है, तोड़फोड़ कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, मस्ती कर रहा है, किसी की बात भी नहीं सुनता है। क्या उसको कैप्टन रखा जाता है क्लास में? नहीं रख सकते। उसको भी क्लास लीडर नहीं रख सकते। तो फिर क्या नहीं होना चाहिए? पहली बात तो अबंडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, वो
मोस्ट या फिर मोर रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे बात करते हैं सोडियम है, पोटेशियम है या लिथियम है, तो ऐसे भी रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। अब और एक है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, अगर किसी स्टूडेंट का जिसको हम क्लास लीडर रखने वाले हैं, कैप्टन बनाने वाले हैं, मान के चले कि उसके 2 से 3 भाई बहन है, 2-3 भाई बहन है, तो हम उसको रख सकते हैं क्या? नहीं, मैम उसको नहीं रखेंगी, क्योंकि वो पार्शियलिटी कर सकता है, किसी को बिना मतलब क्या करेगा, वो पनिशमेंट देगा और अपने भाई बहनों को बचा लेगा। तो फिर ऐसा एटम होना चाहिए कि जिसके क्या हो, लेस आइसोटोप हो। आइसोटोप्स मतलब क्या है फ्रेंड्स? बच्चों आइसोटोप्स मतलब भाई बहन ही है ना उसके, तो लेस आइसोटोप्स होने चाहिए। तो मैं आपको इस तरीके से बोलूंगा, लेस आइसोटोप्स होना चाहिए और परसेंटेज भी कम होना चाहिए, तभी हम उसको क्लास लीडर बना सकते हैं ना। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स है, इसमें अगर आप देखेंगे तो वो कौन है, शायद आपको गेस हो गया होगा, मैंने बताया भी था, कार्बन। ठीक है, C612 आपको पता है, जब हम कार्बन की बात करते हैं C612, C613, C614, ये आइसोटोप्स है। इस आइसोटोप्स में भी आपको पता है कि कार्बन जो C12 99% है, C13 1.0008 समथिंग परसेंट है, और जब इसकी बात करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10%, यानी C13 C14 बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो C12 है 99% है। तो फिर जब हम C12 की बात करते हैं बच्चों, तो उसका अबेंडेंस भी ज्यादा है, लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, वो बहुत कम रिएक्टिव, ऐसा भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हम एनर्जी दिए जा रहे बट फिर भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ी एनर्जी दो तो रिएक्ट हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि मोर रिएक्टिव है, सोडियम पोटेशियम लिथियम हवा में रख दो ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, रिएक्शन चालू हो जाता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। लेस आइसोटोप कम है, और जो C13 C14 आइसोटोप्स है उसके भी परसेंटेज कम है। इसीलिए फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो एटॉमिक जो टेबल है या पीरियोडिक टेबल है, एलिमेंटल जो टेबल है, उसमें C12 को हम लोग कैप्टन बना सकते हैं, उसके लिए वो परफेक्ट है। तो फिर C12 को रिलेट करके ही पूरी कार्बन केमिस्ट्री है। आप सोच के देखिएगा, एटॉमिक मास है, जो उसके बाद जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है या मोल कॉन्सेप्ट है, वो सारे चीजें हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग किस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट के पहले हम लोग और एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो कार्बन है इसके C रिलेटिव में कैसे हम लोगों ने लिया है। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि C12 को रिलेट करके किस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट, और हम लोगों ने जो एटॉमिक मास भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, 1 मोल में कितने एटम होते हैं या कितने ग्राम होते हैं, हमें वो देखना है। ठीक है, चलिए अब C12 की बात करते हैं। देखिए C12 कार्बन, जब बात करते हैं हम लोग C12 कार्बन की, तो C12 कार्बन इसमें हमें ये निकालना है, हमने देखा है कि इसका जो यूनिट है, कौन सा यूनिट, अगर म्यू में लेते हैं तो एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 12 होगा। अगर हम लोग MU की बात करते हैं तो कितना होगा, C12 का कितना है, एटॉमिक मास यूनिट 12 एटॉमिक मास यूनिट, ये 12 इसका मास है, एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर 12 इसका एटॉमिक मास यूनिट है, तो फिर इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्राम में लेते हैं, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं 12 ग्राम में लेते हैं, तो 12 ग्राम में अगर लेते हैं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, 12 ग्राम में अगर लेते हैं तो फिर इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वही हमारा होगा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है कि इन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट। अगर हम किसी भी चीज का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, मतलब अगर मैं सिंपली कहूं कि 1 मोल ऑफ पीपल, तो 1 मोल ऑफ पीपल 1 मोल में कितने पार्टिकल्स है वो निकालना। वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 12 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे। तो उसके लिए क्या किया है, सबसे पहले देखिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो C12 जो कार्बन एटम है, उस C12 का जो वेट है वो निकाला है। वेट किस में निकाला, वेट इन ग्राम।
अब C12 का वेट कितने हैं ग्राम में, ये गिवन है, ये मिला है, तो कितना है, दैट इज व्हाट दी 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23। ये है C12 का एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड जो एक एटम है, C12 मतलब C12 एक एटम का जो वेट है वो कितना है, 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 ग्राम है। तो हमें यह निकालना है कि अगर एक C12 कार्बन का अगर ये वेट है तो जो C12 जिसका, ठीक है ना, Mu12 ले रहे हैं, उसका अगर हम Mu को छोड़कर अगर वो ग्राम में लेते हैं, समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से फिर से एक बार सुन लीजिए, C12 एक एटम का वेट, ये इतना C12 एक एटम का वेट इन ग्राम, तो कितना है 1.99 जो भी है 6 आई थिंक 6028 समथिंग 2866 जो भी है, मैंने इतना नहीं लिया उसके बाद का, तो 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 ग्राम है। तो फिर जो 12 ग्राम अगर लेते हैं जिसका मास कितना है 12 एटॉमिक मास यूनिट यूनिफाइड है ना, हम वो भी एक Mu में कितना हम वो भी देख चुके हैं, ठीक है, बट 12 ग्राम में कितना है वो अगर हमें देखना है तो वेरी सिंपल, देखिए हाउ मच इन 12 ग्राम, ठीक है, एक का इतना है, तो फिर वेरी सिंपल कि हाउ मच इन 12 ग्राम, तो 12 ग्राम ऑफ C12 इज इक्वल्स टू x नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स, ठीक है, C12 में कितने होंगे x नंबर ऑफ। तो फिर अगर आप इसको ये करते हैं सिंपली, अगर देखिए C12 का एक C12 का इतना है, तो फिर 12 ग्राम में कितना होगा, तो आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, वेरी सिंपल है, 12 ग्राम क्या, 12 ग्राम पर मोल, अभी हमने ये किया, ठीक है ना, 12 ग्राम पर मोल, मतलब देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, C12 जो है वो कितना 12 Mu, ठीक है ना, उसको अगर हम लोग ग्राम में लेते हैं 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कितना होगा, 12 ग्राम होगा 1 मोल में, याद रखिएगा। सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, मोल मींस ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मोल का मतलब क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। कोई भी एटम जो है उसका जो भी एटॉमिक मास यूनिट होगा, उसका जो भी मास है जो हम Mu में लेते हैं, Mu में ना लेकर अगर उतना ग्राम में लेते हैं दैट इज 1 मोल, उसको हम क्या कहेंगे 1 मोल। समझ में आ रहा है, सिंपली कोई भी अगर मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1 Mu, हाउ मच 1 Mu, इन प्लेस ऑफ 1 Mu बच्चों अगर मैं उसको क्या करता हूं 1 ग्राम लेता हूं, तो 1 ग्राम कितना होगा 1 मोल होगा, ठीक है, 1 ग्राम कितना होगा 1 मोल होगा, पर मोल में 1 ग्राम होगा, वो समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन 1 Mu, बट उसको अगर हम 1 ग्राम में लेते हैं तो उसमें 1 मोल होगा, 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल, सो हम वही देखने की कोशिश कर रहे हैं, 1 मोल में कितने पार्टिकल वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपली हमने क्या किया है कि 12 ग्राम में हम ये इसको रिलेट करके ले रहे हैं ना, हमें ये पता है कि कोई भी जो एटम है उसको Mu में ना लेते हुए अगर हम ग्राम में लेते हैं तो उसमें 1 मोल पार्टिकल होंगे। अब 1 मोल पार्टिकल कितने हैं, तो फिर से कार्बन कैप्टन को रिलेट कर रहे हैं, तो कार्बन का जब हम क्या करते हैं 12 ग्राम लेते हैं, कार्बन का 12 ग्राम, तो कार्बन का 12 ग्राम मतलब 1 मोल, तो उसमें कितने पार्टिकल, तो हमें ये पता है कि अगर हम लोग एक एटम लेते तो एक एटम का इतना वेट है, एक एटम का इतना वेट है, तो फिर हम इससे डिवाइड करते हैं, वेरी सिंपल, इससे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 ग्राम, मतलब ये है कितना फॉर द 1 एक के लिए, समझ में आ रहा ना, ये 1 के लिए, वेरी सिंपल, ये किसके लिए 1 के लिए है, 1 के लिए 1.99, एक C12 का जो वेट है 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ग्राम है, तो 12 ग्राम जो कि पर मोल, एक मोल में 12 ग्राम, तो कितना आएगा, तो वेरी सिंपल, अगर हम इसको अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, किस तरीके से होगा, देखिए आप हम इसको ऊपर लेके चलते हैं तो सीधा क्या आएगा 10⁻23, ठीक है, 10⁻23, अब 10⁻23 उसके बाद इसको अगर हम इधर लेके जाते हैं, देखिए 120 उधर 19 करते हैं, समझ में आ रहा है दोस्तों, ये 120 आ गया, इसको पॉइंट को अगर इधर ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, एक पॉइंट अगर हम इधर ले लेते हैं तो ठीक है ना, बट हालांकि इसको जरूरत नहीं है, 1.99 से आप सीधा कीजिए तो क्या आएगा 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, इतने पार्टिकल आएंगे, याद रखिएगा,
ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो वन हम लोग जो भी उसका मास है, पर्टिकुलर एटम का जो भी मास है उसको हम mu में, एटॉमिक मास यूनिट में ना लेते हुए, यूनिफाइड मास में ना लेते हुए, उस वक्त तो उनको पता नहीं था ना, उतनी टेक्निक्स नहीं थे, तो फिर सिंपली एटॉमिक मास यूनिट में ले लेते थे। तो हम उसको mu में ना लेते हुए अगर ग्राम में लेते हैं तो वो 1 मोल होता है। फिर से एक बार, एटॉमिक मास यूनिट में ना लेते हुए अगर हम उसको ग्राम में लेते हैं तो वो 1 मोल होता है। इस 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? तो इस 1 मोल में पार्टिकल होंगे ये, मतलब द पार्टिकल ऑफ C12 एटम, पार्टिकल्स ऑफ C12 एटम। तो C12 एटम के इतने पार्टिकल्स होंगे 1 मोल में, और ये कांस्टेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगैड्रो कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? या N0 भी लिखते हैं। सो दैट इज एवोगैड्रो कांस्टेंट। मतलब अगर आप किसी का भी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लेते हो, किसी का भी, तो वो क्या होगा? इतना पार्टिकल होगा। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है? तो देखिए बच्चों, आई होप उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कुछ एक दो एग्जांपल लेता हूं। देखिए, अगर हम बात करते हैं H2 की, ठीक है, H2, तो H2 का टोटल मास कितना होगा? ऑफ कोर्स 2 mu या फिर 2 म्यू। अब 2 म्यू की जगह पर मैं इसको क्या करता हूं? 2 ग्राम में लेता हूं। सो 2 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ H2। याद रखिएगा, समझ में आ रहा है? 2 म्यू की जगह पर 2 ग्राम लेता हूं। 2 म्यू में कितने हैं? सिर्फ सिंगल पार्टिकल 1H2, 1H2, 2 म्यू में 1H2। और अगर हम 1 मोल लेते हैं, 2 ग्राम या फिर 1 मोल, तो उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ H2। याद रखिएगा, समझ में आ रहा है कि 1H2 2 म्यू, बट उसको अगर हम 2 ग्राम में लेते हैं वही 1 मोल है, 1 मोल ऑफ H2। तो 2 म्यू मतलब 1H2 और 2 ग्राम मतलब या 1 मोल मतलब 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर, इतने नंबर ऑफ क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। जैसे अगर हम लोग फिर से एक बात करते हैं NH3, देखिए सिंपली NH3, तो NH3 में टोटल मास कितना आएगा? 7 2 14 15 16 17। तो 17 म्यू यानी 1 पार्टिकल, बट वही अगर हम 17 ग्राम लेते हैं तो होगा अपना 1 मोल ऑफ NH3। मतलब पार्टिकल्स कितने? वही फिर से एवोगैड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल। सो इस तरीके से होगा, याद रखिएगा, ये एक है, ठीक है, कि अगर हम म्यू के जगह पे ग्राम में लेते हैं तो वो 1 मोल होगा और 1 मोल में इतने पार्टिकल होंगे। अब रिलेट किसको किया गया है? हमने कैप्टन से रिलेट किया है। C12 जो है, C12 आइसोटोप्स को रिलेट करके हमने ये चीजें निकाली है। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट यूर mole concept. Gram molecular weight of substance is called as the 1 mole. If we take the molecular weight or molecular mass rather than a mu के जगह पे अगर हम लोग उसको ग्राम में लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? 1 मोल ऐसा कहेंगे। तो बच्चों, रिकैप में हम लोग एक चीज फिर से देख लेते हैं। एक रिकैप बना देता हूं मैं, आपको उसको याद रखना है, ठीक है? क्या चीज है देखिए, ठीक है? सिंपली याद रखिएगा कि अगर हम कोई भी चीज है एटम, तो उसका अगर हम क्या करते हैं, उसका हम लोग अगर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, क्या लेते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू ऑलवेज, किसी भी चीज का, किसी भी जो भी एटम है उसका अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, सो दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट दी 1 मोल। ये याद रखना है। और उस 1 मोल में हमेशा क्या होंगे? 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। और वही आपका कांस्टेंट है, दी एवोगैड्रो कांस्टेंट है, या फिर आप उसको N0 भी लिख लीजिएगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट। यही वाला आपका क्या है? एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है? एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 1 मोल इज इक्वल्स टू दिस मच N0 एवोगैड्रो कांस्टेंट। अभी जो मैंने बताया उसको फिर से एक बार आपको बता देता हूं। देखिए बहुत सिंपल है ना, कि C12 का हम बात रिलेट हमेशा किसको कर रहे हैं? C12 को रिलेट करके निकाल रहे हैं, C12 का, ठीक है? तो 1 C12 का जो वेट है वो कितना है, ठीक है? इसको हम ऐसे निकालते, देखिए, वेट ऑफ 1
C12 एटम, तो वेट ऑफ वन C12 एटम 1, ठीक है। वेट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, अभी हम लोगों ने देखा है 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23। तो वेट ऑफ 1 का अगर इतना है, ठीक है ना, इतने पार्टिकल है, ये इतना ग्राम, तो फिर सेकंड रिलेशन हम ये लेते हैं, देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर इन 12 ग्राम the x number of particle, one particle 1 C2, so x number of C12 या फिर x number of particle, x number of particles। तो इसी को हमने अभी किया था ना, फिर से एक बार, तो इसको सिंपली क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखिए 1 इंटू 12 ग्राम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनाया मैंने कि 1 कार्बन इज इक्वल्स टू दिस मच ग्राम, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। सो x नंबर ऑफ पार्टिकल, सो 12 ग्राम इज इक्वल्स टू x नंबर, उसके नीचे रखना है ना, 1 कार्बन x नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन दिस वेट, x नंबर ऑफ कार्बन 12 ग्राम, ठीक है। सो 12 ग्राम में कितने होते, सो 1 इंटू 12, ये हमने क्या 1 इंटू 12, और इधर आएगा x इंटू 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 ग्राम। तो फिर इसी को अगर हम लोग करते हैं जैसे हमने पहले लिया ना, यहां पर ले लेता हूं, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, वेरी सिंपल है ना, 12 अपॉन 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 इज इक्वल्स टू, हमारा x इज इक्वल्स टू क्या निकला था, ये दिस वन 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। सो ये है 1 मोल, ठीक है, ये है 1 मोल। अब आप याद कीजिए, मैं फिर से एक बार ये रिकैप कर रहा हूं थोड़ा सा फटाफट, ठीक है। ये हमारा हो गया व्हाट, 1 मोल सब्सटेंस। तो ये जो C12 का वेट है, देखिए ये कितना है C12 का वेट। अब हम बैक जाते हैं, C12 को रिलेट करके, जो C12 एक कार्बन आइटम है उसका इतना ग्राम है, तो फिर हमने 12 ग्राम में कितने ये पार्टिकल निकाले। अब ये याद रखिए सेकंड वाला चीज, सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात ये करते हैं, देखिए कि C12 मतलब वेट ऑफ C12 या सिंपली सॉरी मास ऑफ C12, मास ऑफ C12 इज इक्वल्स टू 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 ग्राम, ठीक है, याद रखिएगा वेट ऑफ C12। सो दैट इज व्हाट, यही मतलब क्या है 12 mu, am I right? मास ऑफ C12 इतना ग्राम मतलब 12 mu। सो अगर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ C12 इतना ग्राम मतलब 1 mu। तो फिर अगर हमें 1, ये 12 mu है ना, 12 mu है 12, तो अगर हमें 1 mu निकालना है तो फिर इसको क्या करेंगे, हाउ मच ग्राम, x ग्राम। अब आपको ये रिलेशन लेना, याद रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको ये रिलेशन लेना है, वेरी सिंपल है ना, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मास ऑफ C12 इतना है तो 12 mu, इसको छोड़ दीजिए। अब 1 mu, 12 mu मतलब इतना, तो फिर 1 mu मतलब कितना, x ग्राम। अब फिर अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, आपको याद होगा, वेरी सिंपल है ना। इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 इज इक्वल्स टू x इंटू 12। तो फिर वही अगर हम इसको करते हैं, x इज इक्वल्स टू देयरफॉर व्हाट डी, ठीक है ना, ये इधर चलाएगा तो 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 अपॉन 12। तो अगर इसको हम डिवाइड करते तो क्या आता है 1.66, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24, दिस इज द ग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर C12 कार्बन को रिलेट करके लेते हैं, इतना ग्राम मतलब 1 mu, ठीक है, सॉरी इतना ग्राम मतलब 12 mu, सो 1 mu मतलब x ग्राम। सो x ग्राम इज व्हाट 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 ग्राम फॉर 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास यूनिट। मतलब मैंने ये रिकैप क्यों लिया बच्चों, आप इससे क्लियर समझ गए होंगे कि सारी चीजें, ये जो हम एटॉमिक मास निकाले हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल है, वो किसको, C12 को रिलेट करके निकाले। किसको रिलेट करके, C12 को रिलेट करके, कि
एक मोल में जो पार्टिकल होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये पार्टिकल C12 को रिलेट करके निकाला है उसके, ठीक है ना, कि एक पार्टिकल का मास कितना है उसको रिलेट करके। जब हम 1 एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं तो वो भी किसको, C12 को रिलेट करके निकाला है। इसीलिए मैंने कहा है कि C12 इज द कैप्टन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करता है ना। मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 90% कंपाउंड जो है ये इसी के बने हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोकार्बन में। सो दैट मच इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो समझ गया होगा आपको व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। इफ द masses of atoms or compounds or substance is taken in gram rather than mu or atomic mass unit, then that is called as the 1 mole, and it having the constant number of particles 6.022 multiplied by 10⁻23। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट्स है कमेंट करके मुझे जरूर पूछेगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपनी तबीयत को संभाले रखिए, स्टे हेल्दी, अवॉइड द कोविड-19 एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।